सभी सिविल परीक्षाओं के लिए आधुनिक भारत के इतिहास पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आपका चैनल आपका मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट बहुत ही अच्छे सीरीज लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन किया गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया गया है और वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन वो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जिससे आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन प्रश्न भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सभी सिविल परीक्षाओं के अंतर्गत जो आधुनिक भारत का हमारा विषय है उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। चलिए आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 की पृष्ठभूमि के बारे में पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मार्टिन्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों को अपनी योजना तैयार की। बात समझ में आई? वर्ष 1918 की बात है कि राज्य सचिव एडविन सैमुअल मार्टिन्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया कि संवैधानिक सुधारों की योजना को तैयार किया, जिसे मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 के तहत और जिसके कारण वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। यानी जिसकी वजह से 1919 के भारत शासन अधिनियम को बनाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, वर्ष 1921 में मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। यानी 1919 में बनाया गया था और लागू कब किया गया था? 1921 में, याद रखिएगा। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य जो था वो क्या था दोस्तों? भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। आगे है दोस्तों, अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 जो था वो क्या था कि केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर भी शासन में सुधारों की शुरुआत करी थी उसने। आइए अब भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहला है दोस्तों केंद्रीय स्तर सरकार। इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो केंद्रीय स्तरीय सरकार का जो विषय क्या है? ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित हैं, केंद्र स्तरीय सरकारों के द्वारा शासित थे। यानी ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के तो थे, साथ ही साथ अधिक प्रांतों से संबंधित थे, तो केंद्रीय स्तरीय सरकार द्वारा शासित थे। जैसे विदेश मामले, रक्षा, राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवा, ये सब विषय थे केंद्रीय स्तरीय सरकार के। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाया गया। यानी कि 1919 शासन के तहत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधायिका को क्या किया गया? बहुत शक्तिशाली बनाया गया और ऐसा बनाया गया कि वो किसी भी चीज़ का जवाब दे सके। आगे है कार्यपालिका दोस्तों। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बनाया। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने क्या किया कि गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बनाया। आगे वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, इसमें 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 8 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया और साथ ही 3 भारतीय सदस्यों को उसमें शामिल किया गया उसी 8 में। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, गवर्नर जनरल को अनुदानों में कटौती करने का अधिकार था। वह केंद्रीय विधायिका के द्वारा लौटा दिए गए
बिलों को प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी जो गवर्नर जनरल था वो अनुदानों में क्या कर सकता था, कटौती भी कर सकता था। यानी किस तरह का कोई मुनाफा देना है, कोई पैसा देना है, उन सब में क्या कर वो कटौती कर सकता था। वह केंद्रीय विधायिका के द्वारा लौटा दिए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था तथा अध्यादेश भी जारी कर सकता था। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम ने विधानमंडल में कुछ सुधार भी किए, उसमें विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, द्विसदनी विधानमंडल अधिनियम में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद शामिल थी। बात समझ में प्यारे दोस्तों, द्विसदनी विधानमंडल अधिनियम में क्या किया गया कि द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें निम्न सदन या फिर जिसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता है, उच्च सदन या फिर राज्य परिषद कहा जाता है। आगे चलते हैं। नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने, स्थगन प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से पर मतदान करने का भी अधिकार था। आगे चलते हैं। लेकिन अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आगे प्यारे दोस्तों, विधायिका का जो गवर्नर जनरल था और उसकी कार्यकारी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था। विधायिका का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद पर कोई किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अब देखते हैं निम्न सदन की संरचना। इसके अंतर्गत है दोस्तों, निम्न सदन में 145 सदस्य थे, जो या तो मनोनीत थे या प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे, और इनका कार्यकाल था 3 वर्ष का। यानी जो निम्न सदन थी, यानी कि केंद्रीय लोकसभा मान सकते हैं या केंद्रीय परिषद मान सकते हैं, तो उस सदन में 145 सदस्य थे। 145 में या तो जो थे वो मनोनीत थे या प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे, और इनका जो कार्यकाल होता था वो 3 वर्ष का होता था। कृपया दोस्तों, 41 मनोनीत यानी 26 आधिकारिक और उसमें से 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। अगर 104 निर्वाचित थे तो 52 जनरल, 30 मुस्लिम, 2 सिख और 20 विशेष रूप से चयनित किए जाते थे। उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन में प्यारे दोस्तों 60 सदस्य होते थे, और इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था, माफ़ कीजिएगा। और इस सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था। यानी जो उच्च सदन होती थी उसमें कुल 60 सदस्य होते थे, और 60 सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था, और सदन में केवल पुरुष सदस्य को ही शामिल किया गया था। और इसमें 60 में से 26 मनोनीत थे, 34 जो कि क्या थे प्यारे दोस्तों, निर्वाचित थे। 34 निर्वाचित थे, उसमें 20 जनरल थे, 10 मुस्लिम थे, 3 यूरोपीय थे, और एक सिख सदस्यों की सीट आरक्षित की गई थी। आगे चलते हैं। एक सीट दी गई थी। अब वायसराय की शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वायसराय को विधायिका को संबोधित करने का अधिकार था। उसे बैठकों को आहूत करने, स्थगित करने या विधानमंडल को निरस्त या खंडित करने का भी अधिकार प्राप्त था। यानी जो वायसराय होता था वो बैठकों को बुला सकता था, शुरू करा सकता था, उसे बंद कर सकता था, विधानमंडल को निरस्त कर सकता था, उसे खंडित करने का भी अधिकार दिया गया था। आगे है, विधायिका का कार्यकाल जो होता था प्यारे दोस्तों वो 6 वर्ष का था। बात समझ में प्यारे दोस्तों, विधायिका कार्यकाल 3 वर्ष का, माफ़ कीजिएगा 3 वर्ष का, जिसे वायसराय अपने अनुसार बढ़ा सकता था। आगे चलते हैं। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों के बारे में देख लें तो केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर प्रतिबंधित नियंत्रण प्राप्त था। केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारियों और आम लोगों के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, चाहे वे भारत में हो या नहीं। यानी केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण प्राप्त था, और केंद्रीय विधायिका को संपूर्ण भारत के लिए सभी अधिकारियों और आम लोगों के लिए कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, केंद्रीय विधायिका पर प्रतिबंध। विधायिका पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे, आइए उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। किसी विधेयक को पेश करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना बहुत आवश्यक था। यानी किसी भी विधेयक को पारित करना या उसको लागू करने का जो अधिकार था वो सिर्फ गवर्नर जनरल की अनुमति से ही होता था। जैसे मौजूदा कानून में संशोधन या गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों, शास्त्रीय या
सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले, यानी विधायिका को कोई भी पेश करने से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति जरूरी होती थी, तभी पेश किया जाता था। जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन करना, गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन करना, विदेशी संबंध या भारतीय राज्यों सशस्त्र बलों के साथ संबंध के मामले सब शामिल थे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी। यानी जो भारतीय विधायिका थी वो भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी। अब देखते हैं प्रांत स्तरीय सरकार। प्रांत सरकार दोस्तों राज्य सरकार के बारे में। इसमें वे मामले शामिल थे जो एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित थे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा सुविधाएं, भूमि राजस्व, जल आपूर्ति, अकाल राहत, कानून और व्यवस्था, कृषि, ये सब शामिल थे। अब द्वैध शासन की शुरुआत के बारे में देखते हैं। तो द्वैध शासन की शुरुआत पहले दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन प्रणाली यानी दो व्यक्तियों पार्टियों के शासन की शुरुआत करी थी। यह द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था, जिसमें से कौन कौन थे? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब जैसे प्रांत शामिल थे। पंजाब जैसे राज्य शामिल थे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था, यानी जो गवर्नर था वो प्रांत का प्रमुख माना जाता था। और द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब विषयों का विभाजन कैसे किया गया था उसको देखते हैं। दोस्तों, विषय को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित सूची में दोस्तों शामिल विषय का जो प्रशासन था वो गवर्नर द्वारा नौकरशाही की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। यानी कि जो आरक्षित सूची में शामिल जो विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर के द्वारा नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। इसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे। आगे चलते हैं। सभी महत्वपूर्ण विषय को प्रांतीय कार्यकारिणी के आरक्षित विषयों में शामिल किया गया था। हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों के द्वारा प्रशासित किया जाना था। बात समझ में पाया दोस्तों। हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें से मनोनीत मंत्रियों के द्वारा प्रशासित किया जाना था। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि विषय को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे चलते हैं। प्रांत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में गवर्नर क्या करता था? हस्तांतरित विषयों के प्रशासन भी अपने हाथ में ले सकता था। यानी राज्य में अगर किसी भी प्रकार का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन भी अपने हाथों में ले सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। हस्तक्षेप पर प्रतिबंध के बारे में देखते हैं। तो भारत के राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित विषयों के संबंध में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी भारत के जो राज्य सचिव थे वो गवर्नर जनरल थे, वो रिजर्व सब्जेक्ट के संबंध में यानी कि आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि स्थानांतरित विषयों के संबंध में उन्हें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। आगे चलते हैं। अब देखेंगे पहले दोस्तों अधिनियम का महत्व के बारे में। पहला क्या है कि भारतीयों में जागृति। अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन के बारे में गुप्त सूचना मिली और वे अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हुए? जागरूक हो गए दोस्तों। आगे चलते हैं। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद और जागृति की भावना पैदा हुई और वे स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। आगे चलते हैं। मतदान की बात करें तो मतदान के अधिकार का विस्तार के बारे में देखें तो भारत में चुनाव क्षेत्रों का विस्तार हुआ, जिससे लोगों में मतदान के महत्व के प्रति समझ बढ़ी। यानी मतदान के अधिकारों का भी विस्तार किया गया, जिससे क्या हुआ कि भारत में जो चुनाव क्षेत्रों का विस्तार था वो काफ़ी बढ़ गया और लोगों में मतदान के महत्व के प्रति समझ पैदा हो गई। प्रांतों में सुशासन की बात करें तो इस अधिनियम ने क्या किया? पहले दोस्तों भारत में प्रांतीय सुशासन की शुरुआत की।
इस अधिनियम ने लोगों को प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया, जिससे सरकार पर प्रशासनिक दबाव कम हो गया। यानी इस अधिनियम ने क्या किया कि भारत में प्रांतीय सुशासन की शुरुआत की और इस अधिनियम ने लोगों को प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया, जिससे सरकार पर प्रशासनिक दबाव बहुत कम हो गया। इसने क्या किया कि भारतीयों को प्रांतीय प्रशासन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भी तैयार किया। आगे देखते हैं। प्रांतीय विधान परिषदों का और अधिक विस्तार किया गया दोस्तों, तथा 70% सदस्यों का चुनाव किया जाना था। यानी विधानमंडल में क्या किया कि 70% सदस्यों का चुनाव किया जाने लगा। सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाताओं की व्यवस्था को और मजबूत किया गया। जो सांप्रदायिक थे, जो वर्गीय मतदाता थे, उनकी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। कब? भारत शासन अधिनियम 1919 में। आगे पे दोस्तों, विधान परिषद बजट को अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था। यानी विधान परिषद क्या थी कि बजट को अस्वीकार कर सकती थी, यानी कि उनको अधिकार था कि वो माने या ना माने, लेकिन यदि आवश्यक हो तो गवर्नर इसे पुनः बहाल कर सकता था। विधायकों यानी लेजिस्लेटर को बोलने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब गवर्नर की शक्तियों के बारे में देखें। पहले दोस्तों, गवर्नर की शक्ति, तो गवर्नर जिन्हें वह आवश्यक समझे मंत्रियों को किसी भी आधार पर बर्खास्त कर सकता था। साथ ही उसने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। यानी कि वित्त पर किसका नियंत्रण था? गवर्नर का। विधान परिषदें कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकती थीं, लेकिन उसके लिए गवर्नर की सहमति की आवश्यकता थी। देखते हैं, गवर्नर को विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार था तथा वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। यानी गवर्नर को ऐसी शक्ति दी गई थी, वो किसी विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का अधिकार कर सकता था। पहले दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 की कमियों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर जिम्मेदार केंद्र सरकार। अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना नहीं की गई थी। यानी कि भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना नहीं की गई थी। आगे देखते हैं। सांप्रदायिकता का प्रसार। त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रणाली और सीमित मताधिकार लोकप्रियता हासिल करने में विफल रही, यानी सफल न हो सकी। एक अलग चुनावी प्रणाली ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे दिया। आगे देखते हैं। मतदाता का सीमित विस्तार, ये भी एक कमी थी। केंद्रीय विधायिका में मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 मिलियन तक बढ़ा दी गई थी, जबकि एक अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 260 मिलियन थी। यानी भारत की जनसंख्या तो 260 मिलियन थी, लेकिन मतदाताओं की संख्या सिर्फ 1.5 मिलियन ही तक बढ़ा पाई थी। आगे देखते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव। पहला क्या है दोस्तों? केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं था। सही। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण का इसलिए अभाव था कि जो प्रांतीय मंत्रियों का जो वित्त था और नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे दोनों के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। आगे देखते हैं। मंत्रियों से अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर भी परामर्श नहीं किया जाता था और गवर्नर द्वारा किसी भी मामले पर जिसे बाद में विशेष माना जाता था, उसे खारिज कर दिया जाता था। यानी जो मंत्री होते थे, उनसे किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर कोई परामर्श नहीं लिया जाता था, कोई उनकी राय नहीं जानी जाती थी और गवर्नर के द्वारा किसी भी मामले पर जिसे बाद में विशेष माना जाता था, खारिज कर दिया जाता था। आगे क्या है दोस्तों? गवर्नर को प्रतिबंधित शक्तियाँ प्राप्त थीं। वह अपनी परिषद और मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था। यानी गवर्नर को ऐसी प्रतिबंधित शक्ति भी दी गई थी कि वह अपने परिषद और मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता था। आगे दोस्तों, प्रशासन से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण मामले राज्यपाल पर निर्भर थे। बात समझ में आई दोस्तों? प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामले राज्यपाल पर निर्भर थे। अब विषयों का अनुपयुक्त विभाजन। केंद्र की बात करें तो केंद्र में विषयों का विभाजन उचित और केंद्र में विषयों का जो विभाजन था दोस्तों, वो उचित और संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय विधायिका को बहुत कम शक्ति दी गई थी और वित्त पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। प्रांतों के स्तर की बात करें तो विषयों का विभाजन और समानांतर प्रशासन दोनों ही तर्कहीन एवं अव्यवहारिक थे। सिंचाई, वित्त, पुलिस, प्रेस और न्याय जैसे विषय आरक्षित श्रेणी में शामिल थे। आगे देखते हैं।
दोस्तों अधिनियम के परिणाम क्या हुए? सार्वजनिक प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने अगस्त 1918 में हसन निजाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को निराशाजनक एवं असंतोषजनक घोषित कर दिया। इसके स्थान पर प्रभावी सुशासन की मांग की। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मोंटफोर्ट सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा गया था। यानी भारत शासन अधिनियम या मोटोंगी जो सुधार था उसको क्या किया गया दोस्तों कि अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह बताया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट ने सुधारों को इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य और भारत को स्वीकार करने के लिए अयोग्य बताया। आगे देखते हैं दोस्तों। सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता सरकारी प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में वयोवृद्ध जो कांग्रेसी नेता थे वह सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की वजह से शक्ति के लिए संघर्ष भी हुए। आइए देखते हैं। अधिनियम ने भारतीयों और अंग्रेजों दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए जो 1922 से 1927 तक जारी रहे। यानी कि बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे भी हुए और ये दंगे कब हुए थे? 1922 से 1927 के बीच। आगे चलते हैं। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई तथा उसने चुनाव में मद्रास को छोड़कर पर्याप्त संख्या में सीटें जीतीं। क्या है? जबकि पार्टी बम्बई और मध्य प्रांतों में मंत्रियों के वेतन के साथ अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को अवरुद्ध करने में सफल रही। यानी पार्टी जो थी वो बम्बई और मध्य प्रांतों में मंत्रियों के वेतन के साथ अन्य वस्तुओं को पूरा करने में सफल रही। आगे क्या है? इस प्रकार दोनों प्रांतों के गवर्नरों को द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा और स्थानांतरित विषयों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। बात समझ में प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों रॉलेट एक्ट के बारे में बात करें तो भारतीयों को शांत करने के लिए भारत सरकार दमन के लिए तैयार था। पूरे युद्ध के दौरान राष्ट्रवादियों का दमन जारी रहा। क्रांतिकारियों का दमन किया गया, उन्हें फांसी दी गई और जेल में डाल दिया गया। ये क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई अन्य राष्ट्रवादियों को भी जेल में डाल दिया गया। पर दोस्तों सरकार ने अब खुद को और अधिक दूरगामी शक्तियों से लैस करने का फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ थी, ताकि उन राष्ट्रवादियों की आवाज़ को दबाया जा सके जो सरकारी सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। यानी ऐसी आवाज़ को दबा दिया जाए जो कि राष्ट्रवादियों की आवाज़ थी, उन्हें इस तरह से दबा दिया जाए कि जो सरकारी सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। आगे चलते हैं। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। हालांकि केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया। आगे चलते हैं। इस अधिनियम ने क्या किया कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। क्या दी थी? अनुमति दी थी 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के। आगे इस अधिनियम ने सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया, जिसने ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता की नींव रखी। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 ने क्या किया कि सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करने का भी अधिकार दिया, जिसने ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता की क्या रखी? नींव रखी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।